गुड इवनिंग एवरीवन। आज के सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और बस मुझे कुछ सेकंड्स दीजिएगा। मैं स्क्रीन जो है शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। आई होप आप सभी लोग जो ही स्वस्थ हैं और बहुत ही तैयारी तो आप लोगों की बहुत अच्छे से चली रही है। बट हेलो अजय जी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया हैं। आई होप आप सभी को मेरी आवाज जो है क्लियरली आ रही है और मेरा जो स्क्रीन है वो अब विजिबल हो गया होगा। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आज का जो हमारा सेशन है एक स्पेशल सेशन है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए कमिंग एग्जाम में जो आपके लिए आ सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो आज आप लोगों की बहुत अच्छे और नए क्वेश्चंस के साथ हम एक प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा और आप लोगों की तैयारी और दुरुस्त हो जाएगी। तो आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ही तैयार हैं आज के सेशन के लिए। और प्यारे लाल जी, गुड गुड इवनिंग। आपको भी गुड इवनिंग। और अगर आप सभी को स्क्रीन विजिबल है और मेरी आवाज अच्छे से पहुंच रही है तो प्लीज एक मुझे थम्स अप दे दीजिए चैट में, और फिर हम आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। किसी ने मुझे कुछ कंफर्म नहीं किया है तो ठीक है। धर्मराज जी ने कह दिया है कि उनको तो मेरी आवाज आ रही है, दीपक जी ने भी। चलिए, वेरी वेल डन। फिर ऑल द बेस्ट। आज का जो है सेशन हम चालू करते हैं और ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। द नेट वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज अंडर। नेट वर्किंग कैपिटल जो है आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको बताना है। चैट के थ्रू आंसर्स दीजिएगा जैसे कि हम हमेशा करते हैं। 30 सेकेंड्स का टाइम लेके चलेंगे। तो और सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग जवाब दें ताकि ये सेशन जो है पार्टिसिपेटिव हो पाए और सभी लोगों को जो है मजा आए। सिर्फ एक दो लोग जवाब देते रहेंगे तो बड़ा ही थोड़ा बोरिंग सा भी हो जाएगा। तो जी बताइए, नेट वर्किंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, या इसमें कहा जाए तो फॉर्मूला क्या है। जी हाँ, अरुण सिंह जी कह रहे हैं करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ओके, यशवंत जी का भी कहना है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। आदित्य जी भी बिल्कुल इस आंसर से सहमत है। और बाकी लोगों को क्या कहना है, फटाफट बताइए। 30 सेकेंड्स का टाइम लेके चलते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है हम आपके कवर कर पाए। अजय कुमार जी का भी यही कहना है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। प्यारे लाल जी भी यही कह रहे हैं। ठीक है, दीपक जी आपका भी यही कहना है। जी बिल्कुल ही आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर जो सही जवाब है वो है नेट वर्किंग कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है तो करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो आपको नेट वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। वेरी वेल डन, फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन। आइए इसी पॉजिटिव नोट पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। If a bank purchases a documentary bill accompanied by a railway receipt, the charge on such good is। अगर एक बैंक जो है परचेज कर रहा है डॉक्यूमेंट्री बिल, उसके साथ साथ में उसके पास एक रेलवे रिसीट भी है, तो कौन सा चार्ज लगेगा उन गुड्स पर, उन चीजों पर कौन सा चार्ज जो है लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है, प्लेज जवाब दे रहे हैं अरुण जी और अजय कुमार जी। ठीक है, उनका कहना है कि ये प्लेज होगा। ये जो चार्ज है इन गुड्स पर उसे प्लेज कहेंगे। बाकी लोगों का क्या कहना है, आप सहमत हैं या सहमत हैं? दीपक जी और प्यारे लाल जी कह रहे हैं कि हाँ प्लेज ही होगा। अगर एक बैंक डॉक्यूमेंट्री बिल ले रही है, रिसीट है साथ में, तो प्लेज होना चाहिए। धर्मराज जी का भी यही कहना है। बाकी लोग जो जो भी जुड़े हैं आज के सेशन में, आप लोगों का क्या मानना है, फटाफट चैट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, अभी तक जितने साथी जवाब दे रहे हैं सब कह रहे हैं कि प्लेज इज द राइट आंसर। प्लेज होना चाहिए, ऐसे गुड्स पर जो चार्ज है वो प्लेज कहलाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, प्लेज इज द राइट आंसर। इस केस में ऐसे गुड्स पर जो चार्ज लगेगा उसे आप लोग प्लेज कहेंगे। वेरी वेल डन, फिर से बिल्कुल सही जवाब। आ जाइए अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एसेट्स इन द बैलेंस शीट ऑफ अ बैंक। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस तो नहीं है, आज के सेशन में ओपन एंड सेशन है। तो हाँ, आप लोग बता सकते हैं। कुछ भी बता दीजिए जो बैलेंस शीट, एक बैंक के बैलेंस शीट में असेट नहीं होता है। जी हाँ, अरुण सिंह जी, अजय जी और आदित्य जी कह रहे हैं डिपॉजिट। ये क्वेश्चन एक बार हम पिछले कुछ सेशंस में भी ले चुके हैं। जी हाँ, डिपॉजिट बिल्कुल सही जवाब है। फिक्स डिपॉजिट्स जो है
वो हमारे जो बैंक की बैलेंस शीट होती है उसमें इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसेट्स। बिल्कुल सही जवाब, आप सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, दीपक जी, प्यारेलाल जी और बाकी जो साथी सब जवाब दे रहे हैं, नितिन जी, धर्म जी, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। फिक्स डिपॉजिट जो है इज नॉट अ asset in the balance sheet of a bank, but they are a liability of a bank। ये जो है liability होती है, asset नहीं होते। तो वेरी वेल डन, बिल्कुल सही जवाब। आ जाइए अगले प्रश्न पर। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस फॉर फाइनेंसिंग जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप ऑफ टेनेंट फार्मर्स सीलिंग फॉर द लोन टू JLG एज अ होल हैज बीन एनहांस्ड फ्रॉम 1 लाख टू व्हाट? आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार फाइनेंस फाइनेंस करना हो अगर जॉइंट जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप को, टेनेंट फार्मर्स हैं उनको आपको करना है, तो जो उनकी जो सीलिंग है वो कितने, 1 लाख रुपए से बढ़कर कितनी हो गई है? जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप की बात कर रहे हैं। अरुण सिंह जी कह रहे हैं 5 लाख, अजय जी कह रहे हैं 4 लाख रुपीज। 1 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गई है या 4 लाख हो गई है, ऐसे दो जवाब हमारे पास आए हैं। बाकी लोगों का क्या कहना है? ठीक है, 2.5 लाख, 5 लाख, ठीक है, 5 लाख, 3 लाख, ठीक है। मुकेश कुमार जी कह रहे हैं 3 लाख, बाकी लोग कह रहे हैं 2.5 और एक जवाब है 4 लाख। ठीक है। आज जो है मेरा जो वीडियो है इज नॉट वर्किंग ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। जूम जो है आजकल बदमाशी कर रहा है, बिल्कुल ही मेरा वीडियो जो है मैं स्टार्ट भी करती हूँ तो डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो आई एम होपफुली वर्किंग ऑन इट, और नेक्स्ट सेशन में जरूर ये चलेगा। तब तक के लिए प्लीज बियर विथ मी। और जी, सभी लोगों का मिक्स्ड आंसर्स है, थोड़ा सा दुविधा है इस क्वेश्चन में, चलिए इसे दूर भगाएंगे। Opened under financial inclusion, the total credit in a financial year should not exceed। बोल रहे हैं स्मॉल अकाउंट है, खोला है किसी ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर, तो जो टोटल क्रेडिट है उसका एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितने ज्यादा, कितने से इंक्रीज नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए। अजय जी कह रहे हैं 1 लाख, अरुण जी का भी कहना है 1 लाख, आदित्य जी, सौरभ जी, नितिन जी सभी कह रहे हैं 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो भी क्रेडिट है। ठीक है, बाय बैंक फॉर अ बिजनेस फर्म इंडिकेट्स विच ऑफ, इंडिकेट क्या करता है? जब भी हम लोग करंट रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं बैंक का, बैंक कैलकुलेट कर रहा है करंट रेशियो किसी भी बिजनेस का, तो वो क्या दर्शाता है, क्या इंडिकेट करता है? करंट रेशियो अगर आप कैलकुलेशन करते हैं कोई भी बिजनेस फर्म का, उससे क्या आप रिजल्ट आता है? लिक्विडिटी। ठीक है, अजय कुमार जी कह रहे हैं लिक्विडिटी दिखती है उस बिजनेस की।
सॉरी, फिर से, क्योंकि आज जूम नाराज हो गया, मैंने बुराई कर दी तो नाउ उसने मुझे बाहर ही निकाल दिया। आवाज नहीं आ रही है धर्मराज जी को मेरी, और किसी को ये प्रॉब्लम है क्या? No, ma'am. Now you are audible. ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। ठीक है, आज जूम अच्छे मूड में नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो हम यहाँ पर थे, और आई होप सभी को अब मेरा स्क्रीन भी जो है विजिबल है। ठीक है, चलिए अब ठीक है। ओके, तो यहीं से कैरी ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब हमने देख ही लिया था कि अगर करंट रेशियो कोई भी बिजनेस फर्म का बैंक कैलकुलेट कर रहा है, तो उससे उसकी कैपेसिटी, जैसे आप लोग लिक्विडिटी कह रहे हैं वो भी, और उस फर्म का शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मीट करने की कैपेसिटी कैपेसिटी है या नहीं वो भी पता चल सकता है। चलिए अगले अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। For classifying an education loan given to a student for studies abroad as priority sector, how much of the outstanding will be considered? अगर कोई किसी को क्लासिफाई होना है, एजुकेशन लोन लेना चाहता है कोई स्टूडेंट प्रायोरिटी सेक्टर में, तो कितना आउटस्टैंडिंग जो है वो कंसिडर करेंगे? 20 लाख, अजय कुमार जी का भी कहना है 20 लाख, सभी लोग जो कह रहे हैं कि 20 लाख रुपीज तक आउटस्टैंडिंग विल बी कंसिडर्ड। नितिन जी, अविनाश जी, सभी लोगों का कहना है कि 20 लाख तक आउटस्टैंडिंग जो है कंसिडर की जाएगी। ठीक है। और कोई है जो इस नंबर से डिसएग्री करता हो तो वो भी लिख सकते हैं। आपको ऐसा नहीं सोचने की जरूरत है कि ये 20 लिख रहे हैं पर मुझे तो लगता है ये होना चाहिए, आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ सही गलत नहीं है, वी आर प्रैक्टिसिंग, तो सभी लोग जवाब दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए, क्वेश्चन 20 लाख रुपीज, जैसे आप लोगों ने कहा मैक्सिमम रुपीज 20 लाख है, और नो लिमिट ऑन अमाउंट ऑफ लोन बट मैक्सिमम 20 लाख एज अ पार्ट ऑफ पीएस। प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट लेके अगर लेना चाहते हैं तो लिमिट नहीं है, बट मैक्सिमम 20 लाख तक ये अमाउंट जाएगा। अगर पीएस का, अगर आप प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट पे जाना चाहते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन हम दोबारा देख लेंगे सर, आप या फिर आपको ये वीडियो जो है ये सेशन का आपको आपके लॉगिन सेक्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और समय जो है सीमित है। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू रिवाइव अ टाइम बार्ड लोन विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडी इज अवेलेबल? अगर आपको कोई टाइम बार्ड लोन है, उसको वापस से रिवाइव करना है, तो कौन सी रेमेडी है या क्या आपके पास सोल्यूशन है इस चीज को करने के लिए? 3 डेज, ठीक है, 3 डेज में आप कर सकते हैं। क्या रेमेडी हो सकती है? इसमें ऑप्शंस नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग से या सोच के बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे आंसर पे आ जाते हैं। हमें क्या रहेगा? ऑब्टेन अ फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। आपको रिवाइव करना है, मतलब फिर से जीवित करना है, रिवाइवल करना है उसका। तो टाइम टाइम बार्ड लोन मतलब कोई टाइम उसमें समय सीमा है, उसको दोबारा से आपको रिवाइव करना है, जीवित करना है, तो आपको एक फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करने पड़ेंगे या लाने पड़ेंगे। तो उससे हो जाएगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। When a bank guarantee is issued by bank, it is shown as a footnote in the balance sheet because एक बैंक गारंटी जब भी बैंक इशू करता है तो आप बैलेंस शीट में उसे एक फुटनोट की तरह दिखाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों किया जाता है? किसी को रीजन पता है तो फटाफट अपने शब्दों में, हिंदी इंग्लिश आप बता सकते हैं। ठीक है, कंटिजेंट लाइबिलिटी है इसीलिए। अजय कुमार जी और अरुण जी का कहना है कि बिकॉज इट इज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी, फ्यूचर के ड्यूज हैं। ठीक, ठीक है, नॉन फंड है इसलिए। ओके, ठीक है। कंटिजेंट लाइबिलिटी, शेखर जी का भी कहना है, विनाश जी का भी कहना है कि क्योंकि कंटिजेंट लाइबिलिटी है इसलिए एज अ फुटनोट हम बैंक गारंटी को दिखाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, बिकॉज इट इज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी, इसलिए। ठीक है, तो चलिए, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसलिए फुटनोट में दिखता है बिकॉज इट इज अ करंट लाइबिलिटी। तो आज के सेशन में मैं उदय जी का स्वागत करना चाहती हूँ। वो हमारे साथ आज के सेशन में जुड़े हैं, आपके लिए हमारी साथ नई फैकल्टी हैं। तो वो आप आज से हमारा आज उनका पहला इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा।
तो उदय जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आज के सेशन में। इसके बाद जो है वो आप लोगों के साथ आप कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आई वेलकम मिस्टर उदय इन द सेशन। और Yeah. अभी सभी साथियों Hello, को thank you, ma'am. थैंक यू सो मच। Am I और audible, ma'am, properly? यस यस, वेरी वेरी ऑडिबल। Oh, ठीक है। उदय जी आप कैसे हैं? और मतलब आप अपने बारे में कुछ हमारे साथियों को बताना चाहें तो बता सकते हैं। बेसिकली आई सीक अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि मैं एजुकेशन के साथ साथ हम बाकी अपनी सेल्फ प्रिपरेशन भी करते रहता हूँ, और साथ में है कि काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ इस फील्ड में। जी जी। तो है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे मैम अगर खुद से तैयारी करो और फिर साथ ही साथ अगर किसी को पढ़ाओ, तो एक अच्छा रहता है। अपने भी सेल्फ डेवलपमेंट तो होता ही होता है, और सेल्फ एसेसिनेशन भी साथ में हो जाता है। जी Yeah. और आपसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा हमारे साथियों को भी और हमें भी। तो अब आप Yes, ma'am, I आज will के seek opportunity you from to थैंक यू सो मच। तो uh, आप इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो yes, ma'am, हमारे definitely. Yeah. थैंक यू। So if I am audible, तो kindly provide me chat. आप लोग चैट्स में अपडेट कर सकते हैं, ये सीख के एक प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। आदित्य सर का कहना है यस, ठीक है, यस। ओके, लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन नंबर 11 जैसे कि हमें सजेस्ट कर रहा है, अंडर डीआरआई स्कीम द मैक्सिमम लोन विच गिवन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस टू एससी एसटी, ठीक है। जैसे कि सर आप लोगों को, सभी लोगों को नेम रिकमेंड कर रहे हैं, एक बार मैं चाहूंगा आप लोग दोबारा इसकी तरीके गो थ्रू हुई है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जैसे कि आप बताते हैं उसकी स्कीम के अंडर मैक्सिमम लोन जो गिवन होता है एससी एसटी के लिए, ठीक है। अपने पे कुछ आंसर्स आ रहे हैं तो कंसिडर करते हैं। एक बार हम सबके आंसर पहले गो थ्रू हो जाते हैं। आप लोग क्या मोर 10 10 सेकेंड्स और है। 20,000, 20K, 20K, ओके, ठीक है। मेजोरिटी में यहाँ पे सभी का आंसर मैं देख पा रहा हूँ 20K। आई थिंक जो राजेश जी ने 1 लाख बोला है प्रीवियस का आंसर है। ओके, मैक्सिमम एवरीवन 20K। ओके, हम कैन यू मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, आप सभी लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हेलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 सजेस्ट बैंक हैज सैंक्शन cash credit limit of 4 lakh to a firm, ठीक है। In the stock, if the stock value is rupees 6 lakh and the margin is 25%, what will be the drawing power? जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा है, इट्स वेरी इजी, ठीक है। 4 लाख। यहाँ पे एक और बार मैं रिपीट कर लेता हूँ आप लोग के लिए। बैंक हैज सेक्शन कैश क्रेडिट लिमिट ऑफ रुपीज 4 lakh to a firm. If the stock value is rupees 6 lakh and the margin is 25%, what will be the drawing power? ठीक है, यहाँ पे हम पे आंसर्स आ चुके हैं, तो लेट अस गो थ्रू। 4.5, 4.5, 4 लाख का है, ठीक है। 4 लाख, 4 लाख, 4.5। राजेश सर का कहना है 4 लाख, विशाल सर 4 लाख, आंसू 4 लाख, अरुण सिंह 4 लाख, राजेश सर 4 लाख। ओके, ठीक है, हम लोग अब बाइलिंगुअल होते हैं। आप सभी लोगों का आंसर, जितने भी लोगों ने यहाँ पे 4 लाख आंसर किया है वो करेक्ट है। और 4.5 सर मैं एक बार आप चाहूंगा, आप एक बार काइंडली गो थ्रू, ये कोई वैसे टेस्ट सीरीज नहीं है, प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग अच्छे से ज्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, हम चलते आगे क्वेश्चन। Now moving on to question number 3. The number of members in a self-help group falls in the range of which of the following? जैसे कि ये सजेस्ट कर रहा है नंबर ऑफ मेंबर जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं अपने, वो किस रेंज विच रेंज में फॉलो करते हैं लोग। ठीक है, हम पे पहला आंसर आ चुका है, दूसरा आंसर आ चुका है। 10 to 20, 10 to 20, ओके। वी विल वेट 10 सेकंड, 10 सेकंड हम और इंतजार करेंगे बाकी आंसर्स के। और जहां तक मुझे यहाँ पे आंसर दिख रहे हैं, खाली शेखर सर, मैं चाहूंगा आप एक बार फिर से अपने फैक्ट्स, जैसे कि आपको पता है टेस्ट सीरीज है, तो आप एक बार अच्छे से यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। बाकी जितने भी लोगों ने 10 to 20 बोला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमें सजेस्ट कर रहा है द प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एट अफोर्डेबल कॉस्ट इज कॉल्ड। ठीक है, इसमें हमें प्रोविजन का नाम बताना है जो वल्नरेबल सोसाइटी को, सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रोवाइड किया जाता है अफोर्डेबल कॉस्ट पे। तो हम लोग 15 सेकंड वेट करेंगे सभी के आंसर्स का। ठीक है, राजेश सर का यहाँ पे आंसर आया है FI। FI, FI फाइनल, ओके ओके।
ठीक है, तो आप सभी लोगों ने यहाँ पे जितने लोगों ने एफआई और फाइनेंशियल इंक्लूजन बोला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, द टर्म येलो रेवोल्यूशन रिप्रेजेंट्स प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है येलो रेवोल्यूशन, तो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, तो आप लोग को अपनी तरफ से आंसर प्रोवाइड करना है हमें। जैसे कि नाम है येलो रेवोल्यूशन, तो आप लोग को सुन के लग रहा होगा पीली क्रांति। ठीक है, अभी एक आंसर आया राजेश सर का, फ्लावर। बाकी लोग प्लीज, मैं चाहूंगा सर आप सभी लोग अपने अपने आंसर प्रोवाइड करें। ऑयल, फ्लावर्स, ओके। ऑयल, सनफ्लावर एंड ऑयल सीड्स। ओके, तो जितने लोगों ने भी ऑयल सीड्स बोला है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमें सजेस्ट कर रहा है IRDA इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नाम सजेस्ट कर रहा है IRDA, ये किसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। तो अपने पे यहाँ पे सर अभी ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोग को अपनी तरफ से आंसर प्रोवाइड करना है। ओके, वी हैव गॉट सम आंसर, हमें आ चुका है, आंसर मिल चुका है। नितिन सर का आंसर मिल चुका है, सोमदत्त सर का, विशाल, राजेश सर। ठीक है, जितने भी लोगों ने इंश्योरेंस सेक्टर बोला है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन जैसे मैं सजेस्ट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यू स्कीम लॉन्च अंडर न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, काफी इजी, आप लोग इसको एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। इनमें से कौन सी नई स्कीम है लॉन्च अंडर, जो नई पेंशन स्कीम के अंडर लॉन्च हुई है। चैट्स में हमें आंसर मिले हैं। ठीक है, अटल पेंशन योजना भी आया है, एनपीएस भी आया है, इसमें काफी वैरायटी हमें देखने को मिल रही है। कोई एनपीएस बोल रहा है, कोई एपीवाई बोल रहा है। आप लोग प्लीज अपने आंसर प्रोवाइड करिए। अगर आप लोग अट्रैक्ट, आप लोगों का अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। काफी इंटरेक्टिव सेशन रहेगा सर, अगर आप इसी टाइप से चैट्स में करते रहेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप सभी लोगों के सामने, स्वलंबन स्कीम। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में सजेस्ट करता है द वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ डिमांड ड्राफ्ट इज 3 मंथ्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो इसमें बताया जाए वैलिडिटी पीरियड अगर किसी डिमांड ड्राफ्ट की 3 मंथ्स की है। ठीक है, एक सेकंड, अजय सर ने तो पहले ही क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर हमें दे दिया है, फिर बाकी लोग हम आंसर से वेट करेंगे। ये WEF विच इफेक्टिव फ्रॉम है, हम लोग को बता दूं। ठीक है, ठीक है, राजेश सर का भी आंसर आ चुका है, धर्मराज सर का भी आंसर आ चुका है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों के सामने। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। जैसे कि क्वेश्चन हमें सजेस्ट कर रहा है एग्रीकल्चर लोन्स गिवन डायरेक्टली टू दी फार्मर्स इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज कैन बी फॉर अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में इजीली बता रहा है एग्रीकल्चर लोन्स जो फार्मर्स को दिए जाते हैं, जो डायरेक्टली होते हैं, शॉर्ट टर्म के रिगार्डिंग होते हैं, कुछ मध्यम वर्गीय होते हैं, कुछ लंबे समय के लिए होते हैं, एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज के लिए, खाली वो उससे कृषि का कार्य कर सकते हैं। तो उसका मैक्सिमम अमाउंट हमें बताना है कितना फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है। हमारे पास प्यारे लाल जी का आंसर आया है 50 लाख। बाकी लोग से मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग इंटरेक्टिव होइए और कमेंट्स में रिप्लाई करिए। 50 लाख गोल्ड लोन एक आंसर हम पे आया है यहाँ पे। 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख, मेजोरिटी में सबका आंसर 50 लाख है। एक वेरिएशन है इसमें 50 लाख गोल्ड लोन। करेक्ट आंसर आपके सामने, विदाउट एनी। विदाउट एनी सीलिंग, तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, जैसे कि उदय जी ने कहा। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, अपना टाइम निकाल के हमारे साथ ये कुछ क्वेश्चंस जो है हमारे साथियों के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत सारे और भी क्वेश्चंस और भी टॉपिक को लेके अब आपको सर ये जो है सर क्लासेस लेंगे। तो वी विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, और आप सभी लोगों के साथ और भी बहुत सारी नई नई चीजें जो है वो शेयर करेंगे उदय सर। तो मोस्ट तब तक के वेलकम है। लिए हाँ, थैंक यू सो मच। और अब काफी मैं अच्छा लगा। यहाँ से सेशन जी आगे बढ़ाती हूँ। थैंक यू सो मच।
तो जैसे कि 20 क्वेश्चंस तक हम पहुंच गए हैं, थोड़ा सा और दूर हमें जाना है। आज 50 क्वेश्चंस के लिए की हम आपके लिए एक सीरीज लेके आए हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोजर नॉर्म्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप। एक्सपोजर नॉर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर ग्रुप का मतलब या ग्रुप से आप लोग क्या समझते हैं। एक्सपोजर नॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ग्रुप मेंशन हो तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप आपको बताना है। JLG, ठीक है। जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप कह रहे हैं राजेश जी। SHG अरुण जी कह रहे हैं। आदित्य जी का भी कहना है सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा ये, ठीक है। आदित्य कुमार जी का भी कहना है कि मीनिंग ऑफ द ग्रुप ही होगा कि या तो JLG या तो SHG या सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। दीपक जी का भी ये कहना है, नितिन जी, धर्मराज जी, ठीक है। आप सभी कह रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, और राजेश जी कह रहे हैं JLG, होल्डिंग सम पीपल ऑफ ईच अदर लाइबिलिटीज। राजेश रंजन जी कह रहे हैं कि होल्डिंग, कुछ लोगों का होल्डिंग होगा, एक दूसरे की लाइबिलिटी शेयर करेंगे, उनको आप कह सकते हैं ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर जो सही जवाब हमारा है वो है कॉमनली कॉमनालिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड इफेक्टिव कंट्रोल। ग्रुप से मतलब होगा कि मैनेजमेंट में कॉमन जो होगा उन लोगों के बीच में और जिसके पास इफेक्टिव कंट्रोल होगा, उसको आप एक्सपोजर नॉर्म्स के तहत में ग्रुप कहेंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें आपके पास जरूर ऑप्शंस होंगे, तो इतना बड़ा आपको याद नहीं हो, बट आप मीनिंग समझ गए तो एग्जाम में जरूर आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट और बाकी चीजों में कॉमनालिटी होना चाहिए और इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे लोगों को एक्सपोजर नॉर्म्स में आप लोग जो ग्रुप की तरह कंसिडर कर सकते हैं। मीनिंग पूछ रहे थे वो कि कौन होता है, ये नहीं, मीनिंग क्या था। तो चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैंक्स कैन नॉट ग्रांट एडवांस अगेंस्ट देयर ओन शेयर्स एज पर प्रोविजन ऑफ। बैंक जो है अपने खुद के शेयर पर एडवांस नहीं ग्रांट कर सकते, ये कौन से प्रोविजंस द्वारा डायरेक्ट किया गया है या बताया गया है। BR एक्ट, अजय कुमार जी कह रहे हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। सेक्शन 20 कह रहे हैं यशवंत जी। अरुण सिंह जी कह रहे हैं BR एक्ट। सेक्शन 200 BR एक्ट, सोमदत्त जी का कहना है। राजेश जी अग्री कर रहे हैं BR एक्ट सेक्शन 20। शेखर दास जी और अरुण जी कह रहे हैं, प्यारे लाल जी कह रहे हैं BR एक्ट सेक्शन 20 सोमदत्त जी कह रहे हैं 20 है, ओके। BR एक्ट सेक्शन 20, सभी लोग एक मत से कह रहे हैं कि सेक्शन 20 ऑफ BR एक्ट विच इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही जवाब आप सभी का। सेक्शन 20 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलता है कि बैंक के नॉट ग्रांट एडवांस अगेंस्ट देयर ओन शेयर्स। बिल्कुल सही जवाब, फुल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। लोन डिलीवरी सिस्टम इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ बोरोवर्स इंजॉइंग व्हाट। लोन डिलीवरी सिस्टम जो है वो कौन से ऐसे बोरोवर्स के लिए एप्लीकेबल होता है जिनके पास क्या होता है, क्या एंजॉय करते हैं, कौन सी राइट्स या कौन सी चीज इंजॉय करते हैं। गारंटी, ठीक है। इंजॉइंग गारंटी, अजय कुमार जी कह रहे हैं लोन डिलीवरी सिस्टम उन लोगों के लिए है जिनके पास गारंटी इंजॉय करते हैं, ऐसा अजय जी और अरुण जी का मानना है, कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं इस क्वेश्चन का। बाकी लोगों को क्या लगता है लोन डिलीवरी सिस्टम किसके लिए एप्लीकेबल होता है, क्या आपको बताना है। और कोई जो है अटेम्प्ट करना चाहे तो फटाफट बताइए। लोन डिलीवरी सिस्टम इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ बोरोवर्स एंजॉइंग डैश गारंटी। दीपक जी का भी कहना है कि गारंटी जिनके पास हो उनको होता है। चलिए यहाँ पर इंजॉइंग वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लिमिट्स ऑफ ₹10 करोड़ एंड अबव फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। यहाँ पर जो है लोन डिलीवरी सिस्टम उन बोरोवर्स के लिए है जिनका जो वर्किंग कैपिटल की क्रेडिट लिमिट 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, और बैंकिंग सिस्टम से है ये लिमिट, जो उनकी क्रेडिट लिमिट है फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में जरूर आपके पास फिर से ऑप्शंस होंगे, तो अ, ध्यान रखिएगा 10 करोड़ ऐसा कोई ऑप्शन आए कि जहाँ पे वर्किंग कैपिटल मेंशन किया हो, क्रेडिट लिमिट ऑफ ₹10 करोड़ एंड अबव, तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अकाउंट ऑफ अ बैंक इन इंडिया विद अ फॉरेन करस्पॉन्डेंट बैंक अब्रॉड इन फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड। एक अकाउंट है इंडिया में जिसका फॉरेन करस्पॉन्डेंट बैंक जो अब्रॉड में है फॉरेन करेंसी में, तो उसको क्या कहलाएगा वो, ऐसे बैंक को क्या कहेंगे।
ठीक है, वॉस्त्रो। वॉस्त्रो। अजय जी और शेखर जी का भी यही कहना है, अरुण जी का कहना है वॉस्त्रो। आदित्य कुमार जी भी यही कह रहे हैं। हम्म, ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे बैंक अकाउंट को वॉस्त्रो अकाउंट कहेंगे, पर नोस्त्रो अकाउंट रहेगा वो। वॉस्त्रो नहीं, एक शब्द का अंतर हो गया, बी और एन का, तो यहाँ पर नोस्त्रो इज द राइट आंसर, नोस्त्रो अकाउंट कहलाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, नोस्ट्रो अकाउंट रहेगा अगर ऐसा कोई भी अकाउंट है जिसके इंडिया में भी शाखा है, बाहर भी है, पर बाहर जो है फॉरेन करेंसी में है, तो उसे नोस्ट्रो अकाउंट कहेंगे। द टर्म नॉट लिस्टिंग ऑफ द क्रेडिट कार्ड रिफर्स टू व्हाट? नॉट लिस्टिंग जो है क्रेडिट कार्ड का, वो क्या रिफर करता है? द टर्म नॉट लिस्टिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड रिफर्स टू व्हाट? कोई बताएंगे? द टर्म नॉट लिस्टिंग ऑफ द क्रेडिट कार्ड रिफर्स टू। आई होप मेरी आवाज आप सब तक जा रही है। आप लोग जवाब नहीं देते तो मुझे लगता है कहीं मैं म्यूट तो नहीं हो गई हूँ। चलिए, यहाँ पर नॉट लिस्टिंग से मतलब होगा ऐसे कार्ड होल्डर होल्डर की लिस्ट जो कि डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू द इशूअर, जो कि डिफॉल्ट में इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू द इशूअर है, नॉट लिस्टेड रहेंगे वो। ऐसे कार्ड होल्डर्स रहेंगे जो कि डिफॉल्ट में ही, जिनका पेमेंट ड्यू होगा इशूअर को, उनने पेमेंट किया ही नहीं होगा क्रेडिट कार्ड का, तो वो नॉट लिस्टिंग की क्राइटेरिया में आएंगे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम थ्रू विच अ कंपनी और अ म्यूचुअल फंड कैन मेक पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स और यूनिट होल्डर्स। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसके थ्रू एक कंपनी या कोई म्यूचुअल फंड पेमेंट कर सकते हैं डिविडेंड का, किसको? एक लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स या फिर यूनिट होल्डर्स को। ईसीएच और एनएसीएच, अजय जी का कहना है ईसीएच। ठीक है, एनएसीएच, एनएसीएच। अरुण सिंह जी और आदित्य जी का कहना है एनएसीएच, नितिन जी का भी कहना है एनएसीएच। ठीक है, दीपक सक्सेना जी भी कह रहे हैं कि एनएसीएच। यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ईसीएस, जैसे कि राजेश जी कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। ईसीएस जो है सही जवाब है, जिसके थ्रू कोई भी कंपनी या म्यूचुअल फंड जो है अपना डिविडेंड दे सकती है लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पर ईसीएस इज द राइट आंसर। क्रेडिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एज पर एनआई एक्ट 1881? यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि कौन से जो है एनआई एक्ट के हिसाब से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाए जाते। अकाउंट पे, एफडीआर। ठीक है, अरुण सिंह जी और अजय जी ने कहा अकाउंट पे या एफडीआर। एफडीआर, रेलवे रिसीट। ठीक है, नितिन जी, दीपक जी, अविनाश जी, शेखर जी का कहना है एफडीआर। और एक रेलवे रिसीट भी आई है। काफी इसमें काफी सारी चीजें आ सकती है, मतलब दो तीन आपके वेरिएशंस ऑफ आंसर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं हमारे आंसर में क्या है। बैंक की टर्म या डिपॉजिट रिसीट, या आप लोग जैसे कह रहे हैं फिक्स डिपॉजिट रिसीट, या फिर रेलवे की रिसीट, ये कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। चलिए, वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बिजनेस करस्पॉन्डेंट आर अपॉइंटेड फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट? अब आपको बताना है बैंक और बिजनेस करस्पॉन्डेंट के बीच का यहाँ पर रिश्ता जो है वो क्या कहला रहा है। अगर क्योंकि बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स को फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करने के लिए रखा जाता है। एजेंट, राजेश जी का कहना है एजेंट कहलाएंगे। रिलेशन क्या रहेगा? एजेंट का रहेगा बिजनेस करस्पॉन्डेंट और बैंक का। ठीक है,
एजेंट आदित्य जी, दीपक जी, नितिन जी, राजेश जी। प्रिंसिपल और एजेंट, जी हाँ, अरुण जी ने कहा है कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता कहलाएगा, रिलेशनशिप होगा। ठीक है, सोमदत्त जी, प्यारे लाल जी का भी यही कहना है। बिल्कुल आप लोगों ने कहा एजेंट, ये बिल्कुल सही बात है, पर ये एक ही पहलू था, दोनों का रिलेशनशिप पूछ रहे थे, तो प्रिंसिपल एंड एजेंट, बैंक विल बी द प्रिंसिपल, बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो रहेंगे वो एजेंट रहेंगे। चलिए, वेरी वेल डन। यहाँ पर आ जाइए अगले प्रश्न पर। In case of pledge, who will have possession of securities pledged and who will have ownership of the security pledged? एक प्लेज के केस में पोजेशन जो है सिक्योरिटीज का वो किसके पास रहेगा और ओनरशिप जो है वो किसके पास रहेगी? किसी भी सिक्योरिटीज जिसको प्लेज किया गया है उसका पोजेशन कौन रखेगा और ओनरशिप किसके पास रहेगी, ये आपको बताना है। पोजीशन बैंकर के पास रहेगी और ओनर जो है बोरोवर रहेगा। ठीक है, बैंक और कस्टमर। ठीक है, बैंक कस्टमर, बैंक के पास पोजेशन और कस्टमर के पास जो रहेगा ओनरशिप रहेगा। बिल्कुल सही जवाब आपका। पोजेशन जो है वो हमारी बैंक के पास रहेगी और जो ओनरशिप जो है जिसने भी बोरो किया है या जिसने भी लोन लिया है या प्लेज किया है उसके पास, बोरोवर के पास ओनरशिप रहेगी। जी, वेरी वेल डन, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया है। इसमें ऑप्शंस है आपके पास फॉर अ चेंज। अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹50,000 कैन बी इशूड बाय अ बैंक अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से जो है, जो डिमांड ड्राफ्ट है 50,000 का, बैंक किसको इशू कर सकता है? मतलब क्या, किसके अगेंस्ट में इशू कर सकता है? अगेंस्ट कैश, बाय डेबिट टू द कस्टमर अकाउंट, अगेंस्ट चेक, या बोथ बी एंड सी? बोथ बी एंड सी कह रहे हैं अजय कुमार जी कि डेबिट टू द कस्टमर अकाउंट और अगेंस्ट चेक दोनों में ही कर सकता है। डी कह रहे हैं बोथ बी एंड सी कहना है बाकी लोगों का भी, नितिन जी, सोमदत्त जी का, प्यारे लाल जी का, अरुण जी का, शेखर जी और राजेश जी, अविनाश जी, दीपक जी, सभी लोग कह रहे हैं कि बोथ बी एंड सी। बी एन सी कह रहे हैं सभी लोग कि बी एन सी जो है सही जवाब है, जो कि बिल्कुल सही है। आप लोगों ने कहा अगेंस्ट अगेंस्ट चेक भी कर सकता है, अगेंस्ट डेबिट टू द कस्टमर अकाउंट भी कर सकता है। बिल्कुल सही जवाब, वेरी वेल डन। अब वापस आ जाइए बिना ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रंकेशन ऑफ चेक? ट्रंकेशन ऑफ चेक से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रंकेशन ऑफ चेक? बताइए, ट्रंकेशन ऑफ चेक से क्या समझते हैं आप? फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक इमेज, इलेक्ट्रॉनिक इमेज, क्लियरिंग ऑफ चेक। ठीक है, अरुण सिंह जी, आदित्य जी, अजय जी ने और राजेश जी ने आंसर दिया है। कभी कभी आप लोग जो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं मैं नहीं समझ पाती हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप पूरा लिख दिया कीजिए ताकि मैं समझ पाऊँ। जैसे मैं राजेश जी का आंसर नहीं पढ़ पा रही हूँ, CLG, तो आप दोबारा लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इमेज, इलेक्ट्रॉनिक इमेज, क्लियरिंग ऑफ इमेज, जैसे कि आप लोगों ने कहा किसी भी फिजिकल चेक को इलेक्ट्रॉनिक इमेज बनाना थ्रू स्कैनिंग, कभी भी स्कैन करके आप उसको फिजिकल जो भी चेक है उसको इलेक्ट्रॉनिक इमेज बना देंगे, तो ये आपको ट्रंकेशन ऑफ चेक कहला जाएगा। और आज के सेशन की एक खास बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेमोरी बेस्ड कलेक्टेड क्वेश्चंस हैं प्रीवियस प्रमोशनल एग्जाम्स के, जो पार्टिसिपेंट द्वारा ही शेयर किए गए हैं हमारे तक। मतलब हमें हमें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। हो सकता है इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्पफुल हो कमिंग एग्जाम के लिए। अलग अलग एग्जाम, अलग अलग बैंक के प्रमोशन एग्जाम्स में आ चुके हैं। मिक्स्ड बैंक्स हैं, कोई स्पेसिफिक बैंक का नहीं है, मिक्सचर ऑफ बैंक्स जो भी प्रमोशन एग्जाम अभी तक हो चुके हैं। इट इज अ जिस्ट इन सारे उन चीजों का एक मिश्रण आप लोगों के लिए लाए हैं। मोस्टली आरआरबी के क्वेश्चंस हमने इसमें डाले हैं क्योंकि मोस्टली आरआरबी के आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को बहुत फायदा करेंगे, तो आप लोगों को हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम्स के लिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग सूट इन अ कोर्ट फॉर इन्फोर्सिंग राइट अंडर मॉर्टगेज? लिमिटेशन पीरियड बता दीजिए कि जब अगर किसी को सूट फाइल करना हो कोर्ट में
राइट्स अपने जो है मॉर्टगेज के इन्फोर्स करने के लिए। 12 साल, 12 ईयर्स। अरुण जी और अजय जी कह रहे हैं कि 12 साल है लिमिटेशन पीरियड। सोमदत्त जी का भी यही आवाज नहीं आ रहा है मैम। लिमिट। वॉइस नहीं आ रही है मैडम। अब आएगी सर, 1 मिनट। पता नहीं, मैं फिर से एग्जिट हो गई हूँ, बाहर हो गई हूँ जूम से। वैस हाँ, तो हम इस क्वेश्चन पे थे। अब आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं? अगर आपको मेरी आवाज चली जाए तो थोड़ा सा मुझे पहले बता दिया कीजिए, क्योंकि वॉइस पहले जाती है और फिर मैं बाहर होती हूँ जूम से। तो मैं सतर्क हो जाऊंगी। एनीवेज, चलिए। चलिए, यहाँ पर हमने देख लिया था 12 ईयर्स जो सही जवाब था। आई होप यहाँ तक मेरी आवाज आप तक पहुंच गई होगी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। थोड़ी सी क्वेश्चंस बचे हैं बस, जूम की कृपा रहेगी तो वन गो में हो जाएंगे। एनीवेज, फॉर एनफोर्सिंग राइट अंडर सरफेसी एक्ट द बैलेंस इन अकाउंट शुड बी। अगर आपको सरफेसी एक्ट के अंदर अपने राइट्स रखने हैं तो बैलेंस कितना होना चाहिए अकाउंट में? फटाफट बता दीजिए। 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, ठीक है, 1 लाख। सभी लोगों की बात की नजर है, शायद सब लोगों ने आंसर देख लिया था जरूर। वॉइस नहीं आ रही है मैडम। कह रहे थे 1 लाख, पर 1 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए अगर सरफेसी एक्ट में आपको अपने राइट्स जो हैं वो इन्फोर्स करने हैं। Who of the following cannot be a nominee? आपको बताना है कि कौन जो है नॉमिनी नहीं हो सकता। यहाँ पे ऑप्शंस तो नहीं है, बट हाँ माइनर। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा अरुण जी ने कि माइनर नहीं हो सकते नॉमिनी। और कौन कौन नहीं हो सकते? HUF माइनर। मोस्टली लोग कह रहे हैं माइनर। एक जवाब आया है HUF। नितिन जी का भी कहना है HUF। ट्रस्ट, माइनर और HUF दोनों। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस होती तो आप उसमें से एक आध चूज कर सकते, बट यहाँ पर HUF, NRI, माइनर, ट्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों ने कहा माइनर भी नहीं हो सकते, ट्रस्ट तो नहीं हो सकता, और HUF भी नॉमिनी नहीं हो सकते। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने कहा है। वेरी वेल डन। नेक्स्ट आ जाइए। द कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर्ड अंडर PM फसल बीमा योजना एक्सक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क? सॉरी, एक करेक्शन कर रही हूँ लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर जो है आपका नॉमिनी जो है माइनर हो सकता है, ट्रस्ट नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन में जो है माइनर कैन बी अ नॉमिनी बट ट्रस्ट कैन नॉट बी अ नॉमिनी। तो ध्यान रखिएगा, माइनर अगर हो तो उस पर टिक मत कीजिएगा। यहाँ पर ट्रस्ट नॉमिनी नहीं हो सकता बट माइनर बन सकता है। जी हाँ, अंडर गार्जियन बन सकता है। जी हाँ, तो यहाँ पर जो है एक्सक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में जो है PM फसल बीमा योजना में क्या कवर नहीं होता? रिस्क कौन सा रिस्क जो है कवर नहीं होता? नॉर्मल रिस्क बोल रहे हैं यहाँ पर, पूछ रहे हैं जो रिस्क जो है PM फसल योजना कवर नहीं करती। नॉर्मल रिस्क तो कवर करेगी हाँ। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, मैंने आंसर बता दिया था। मैं फिर से दिखा देती हूँ। वॉर एंड अनक्लियर रिस्क, ऐसा रिस्क जो साफ नहीं है और कभी भी वॉर हो जाती है, युद्ध हो जाता है, तो वो PM फसल योजना में नहीं कवर होता इंश्योरेंस में।
ध्यान रखिएगा, वॉर एंड अनक्लियर रिस्क, सॉरी न्यूक्लियर रिस्क है ये, अनक्लियर नहीं। न्यूक्लियर रिस्क जो भी होता है, जैसे एटम आप लोग कह रहे थे यहाँ पर, तो वॉर होगा या कोई न्यूक्लियर रिस्क रहता है तो वो पीएम फसल योजना में नहीं कवर किया जाता। चलिए, न्यूक्लियर या वॉर। A unit will be classified as a small service enterprise provided investment in equipment is। आपको बताना है कि एक यूनिट जो है वो एक स्मॉल सर्विस एंटरप्राइज की तरह क्लासिफाई कराई जाएगी जब इन्वेस्टमेंट में इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट कितना होगा। 10 करोड़ कह रहे हैं अविनाश जी, शेखर जी का भी कहना है 10 करोड़। टेन सी आर, 10 CR, 10 CR। ठीक है, राजेश जी का भी कहना है 10 CR, मोर देन 1 करोड़ एंड अप टू ₹10 करोड़। जैसे कि आप लोगों ने कहा, इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पर अप टू 10 करोड़ होना चाहिए, तो 10 करोड़ तक। पर 1 करोड़ से ज्यादा अगर होगा तो स्मॉल सर्विस एंटरप्राइज में वो क्लासिफाई हो सकती है। अंडर डेयरी डेवलपमेंट उदय मित्र योजना, व्हाट इज द रेट ऑफ सब्सिडी। डेयरी डेवलपमेंट जो है उदय मित्र योजना, उसमें सब्सिडी का रेट बताना है। डेयरी डेवलपमेंट, अगर आप लोग जानते हैं इस योजना के बारे में, इसमें रेट ऑफ सब्सिडी जो है वो क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ द सब्सिडी। 80 अजय कुमार जी कह रहे हैं, 110-50 फॉर्मूला राजेश जी कह रहे हैं, 1, 10 और 50 का फॉर्मूला कुछ 7% कह रहे हैं नितिन जी। बाकी 80 आंसर आया है, एक 7% और एक 110 एंड 15% कह रहे हैं राजेश जी। ओके, बाकी लोगों को क्या लगता है कितना परसेंट है उदय मित्र योजना में जो सब्सिडी का रेट है। दीपक जी का भी कहना है 15%, सोमदत्त जी का भी कहना है 15%। अप टू 3 लाख 7%, 80% सब्सिडी। अरुण जी कह रहे हैं 80% सब्सिडी देंगे तो वो कमाएंगे क्या बैंक। तो यहाँ पर जो है आंसर जो सही है वो है 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट विद अ मिनिमम ऑफ ₹1,25,000 एंड इन केस ऑफ ST/SC 33.3% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट विद अ मैक्सिमम ऑफ 1.67 लाख। तो इस योजना में 25% जो है सब्सिडी है जब प्रोजेक्ट कॉस्ट मैक्सिमम 1,25,000 तक की है, और अगर ST/SC है तो 33.3% की है सब्सिडी, और जब प्रोजेक्ट कॉस्ट मैक्सिमम 1.67 लाख का हो तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 25% एंड 33.3% इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप। आपको एक चीज बतानी है कोई भी जो कि जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप के बारे में या इनकरेक्ट होगी। तब तक जो उदय मित्र योजना के बारे में भी आप लोगों ने सुना, ये उन पशुपालकों के लिए रहती है, शुरू की गई है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए योजना चालू की गई है। उसमें पुरानी डेयरी का विकास करने के लिए जो नाबार्ड बैंक है वो 33% तक सब्सिडी प्रोवाइड करता है लोन पर। और शुरू करने का जो उसका ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो रोजगार सृजन करना था। कहाँ पर, ग्रामीण या जो भी रूरल एरियाज हैं वहां पर। ठीक है, यहाँ पर शेखर दास जी का कहना है इंटरनल लैंडिंग। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जवाब। जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स हैं, उसमें जो मेंबर है उस ग्रुप के कैन कैन बी फ्रॉम द सेम फैमिली। तो यहाँ पर जो है ये जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सही नहीं है कि अगर आप जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप में हैं तो आप सेम फैमिली के अगर होंगे ग्रुप के तो आपको लाइबिलिटी इसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे सही जवाब जो है वो है द मेंबर। हाँ,
चलिए क्लियर हो गया आप लोगों को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेम एप्लीकेबल इन एसएचजी ऑल्सो, सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी ऐसा ही है। विद इन हाउ मेनी डेज बैंक मेक अपील टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई अगेंस्ट अवार्ड ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन। यहाँ पे बताना है कितने दिनों के अंदर बैंक अपील कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई को। 30 डेज, अरुण जी का कहना है 30 डेज के अंदर। अजय जी, राजेश जी और प्यारे लाल जी, आदित्य जी, शेखर जी, दीपक जी, सभी लोगों का कहना है 30 डेज। विकास जी कह रहे हैं 45 डेज, और राजेश नंद्र जी ने कहा है 30 डेज, सोमदत्त जी ने कहा है 30 डेज। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब है वो है विद इन 30 डेज कर सकते हैं। उस अवार्ड की रिसीव 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 करने के बाद जो है 30 डेज के अंदर वो बैंक में अपील जो है अपील कर सकते हैं। चलिए, वेरी वेल डन, 30 डेज इज द राइट आंसर। Through as per Indian Partnership Act, it is not mandatory to get partnership firm registered, yet firm prefer registration of the firm. Why? बोल रहे हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप को मैंडेटरी नहीं है एक्चुअली कि मैंडेटरी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराया जाए, फिर भी पार्टनरशिप ये करती हैं। क्यों करती हैं आखिर? फॉर लोन, अरुण जी कह रहे हैं कि लोन लेने के लिए करते हैं ये। ठीक है, बाकी लोगों को क्या लगता है? ठीक है, इन केस ऑफ लोन अगर उन्हें लेना पड़े इसलिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। फॉर सूट फाइल करने के लिए भी करते हैं, लिबर्टी के लिए लोन, अनरजिस्टर्ड फर्म के नॉट सूट फाइल। ठीक है, नहीं सूट फाइल कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पर दो आंसर्स हमारे पास आए हैं। बिकॉज एन अनरजिस्टर्ड फर्म के नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द डेटर फ्रॉम अ रिकवरी ऑफ इट डेट्स। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही जवाब है कि वो अगर अनरजिस्टर्ड फर्म है तो कोई भी डेटर के अगेंस्ट वो कोई सूट फाइल नहीं कर सकती, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना वो लोग प्रेफर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेरी वेल डन, सभी लोग बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं आप लोग। द टाइप ऑफ क्रॉसिंग इन विच टाइटल ऑफ ट्रांसफरी विल नॉट बी बेटर देन टाइटल ऑफ ट्रांसफरर इज कॉल्ड। कौन सी टाइप ऑफ क्रॉसिंग एक टाइटल ऑफ ट्रांसफर में बेटर नहीं होगी टाइटल ऑफ ट्रांसफरर से? इसको क्या कहा जाएगा? व्हाट इज इट कॉल्ड? नॉट नेगोशिएबल। ठीक है, अरुण जी और अजय कुमार जी ने जवाब दिया है नॉट नेगोशिएबल कहलाएगी। ठीक है, सोमदत्त जी का भी ये कहना है नॉट नेगोशिएबल। नॉट नेगोशिएबल, दीपक जी का भी ये कहना है कि नॉट नेगोशिएबल कहलाएगी। के शेखर जी, अनिल जी, सभी लोगों का कहना है कि नॉट नेगोशिएबल कहलाएगी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इस टाइप की क्रॉसिंग जो है वो नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग कहलाएगी, जैसे कि आप सभी लोगों ने कहा। तो वेरी वेल डन। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी हाँ, राजेश जी और प्यारे लाल जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। When a check with forged signature is paid by the bank, paying bank is liable to what? जब भी कोई फॉर्ज सिग्नेचर बैंक ने पे कर दिया है चेक पर, तो बैंक किसके लिए लाइबल, किसको लाइबल होगा? टू ड्रॉअर। अरुण जी कह रहे हैं कि ड्रॉअर को होगा। अविनाश जी, अजय जी, मनीष जी, आदित्य जी, सभी लोगों का कहना है ड्रॉअर। शिखर जी का कहना है ट्रू ओनर ऑफ द चेक, जो भी ओनर का जो ट्रू ओनर होगा उसको ट्रू ओनर। ठीक है, ड्रॉअर। प्यारे लाल जी, दीपक जी, सोमदत्त जी का भी कहना है ड्रॉअर, राजेश जी भी कह रहे हैं ड्रॉअर। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, जो भी इसका ड्रॉअर होगा, ट्रू ओनर होगा, उसके लिए उसको लाइबल होगा। पेइंग बैंक इज लाइबल टू ड्रॉअर। वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वाई बैंक ऑब्टेन फोटोग्राफ एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द डॉक्यूमेंट? बैंक्स जो है फोटोग्राफ क्यों मांगते हैं जब भी अकाउंट की ओपनिंग होती है? तो क्यों आप हमारा फोटो कलेक्ट किया जाता है? रीजन आपको बताना है वाई। केवाईसी नॉर्म्स। ठीक है, ओवीडी आइडेंटिफाई करने के लिए, केवाईसी के लिए, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, फॉर्जरी। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलिटरेट पर्सन, आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर
मोस्टली लोग कह रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन के लिए ही मांगी जाती है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स एंड टू प्रिवेंट बेनामी अकाउंट्स, चाहे इसलिए मांगते हैं ताकि बेनामी अकाउंट को प्रिवेंट कर सकें और कस्टमर को अपने आइडेंटिफाई कर पाए। वेरी वेल डन, बिल्कुल सही जवाब सभी लोगों का। If principal plus interest in case of fixed deposit is rupees 20,000 or above, it cannot be paid to depositor in cash as per which of the following? अगर कोई प्रिंसिपल इंटरेस्ट के साथ एक फिक्स डिपॉजिट का 20,000 रुपए से ज्यादा है तो ये डिपॉजिटर को कैश में नहीं पे किया जा सकता। एज पर विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है कि किस रेगुलेशन या किसके अनुसार, कौन से एक्ट के अनुसार अकाउंट पे करा जाएगा। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। प्यारे लाल जी कह रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट, बीआर एक्ट कह रहे हैं अरुण जी। अजय कुमार जी कह रहे हैं बीआर एक्ट 1949, 269 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। शेखर जी का कहना है, राजेश जी का भी कहना है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, अरुण जी का भी कहना है इनकम टैक्स एक्ट, और अनिल जी का भी कहना है इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऐसा नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। 269 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जो है ये अलाउ नहीं करता कि अगर प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है 20,000 रुपए से ज्यादा तो आप उसको कैश में पेबल नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 269 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शंस आपको मिलेंगे तो आप जरूर जरूर एग्जैक्ट सेम आंसर्स लगाएंगे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट अकाउंट? यहाँ पर ओवरड्राफ्ट अकाउंट के बारे में बोल रहे हैं, अगर बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या होगा इस केस में? क्रेडिटर डेटर, ठीक है। सर का कहना है क्रेडिटर और डेटर का होगा। सभी लोग जो हैं वो कह रहे हैं क्रेडिटर और डेटर का रिलेशनशिप होगा बैंक और कस्टमर के बीच में। बैंक होगा क्रेडिटर और कस्टमर होगा डेटर, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का, बिल्कुल एकदम फुल ऑन, मतलब 100% सही जवाब सभी लोगों ने सही दिया है। इस केस में बैंक जो होगा क्रेडिटर होगा, कस्टमर जो होगा वो डेटर होगा। बिल्कुल फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन, वेरी वेल डन। आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। If current liabilities is rupees 600 and net working capital is 400, what is the current ratio? फटाफट बता दीजिए कि लाइबिलिटी जो है करंट वो 600 रुपए है, नेट वर्किंग कैपिटल है 400 रुपीज, तो करंट रेशियो जो है वो क्या होगा? 1.2 नितिन जी का कहना है, 100 राजेश जी का कहना है, 0.6 अरुण जी कह रहे हैं, दीपक जी कह रहे हैं 200। ठीक है, 1.2, 200, 100। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हमारा जो जवाब होगा। सही जवाब जो है वो है 1.67:1 या फिर 1000/600। नेटवर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। और यहाँ पर हमारे को करंट, हमारा नेटवर्किंग कैपिटल दिया हुआ है और करंट लाइबिलिटी दी है, तो करंट एसेट निकल आएगा। फिर उसका आप लोगों को करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, तो 1.67:1 will be the right answer. I hope this is clear. चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्लेटन्स रूल इज रिलेटेड टू, जो क्लेटन्स का रूल है वो किससे रिलेटेड है? क्लेटन रूल्स इज रिलेटेड टू व्हाट? राइट ऑफ सेट ऑफ, आर ऑफ अप्रोप्रिएशन, ठीक है। लोन अकाउंट सीसी, ओके। राइट टू सेट ऑफ अप्रिसिएशन,
ठीक है, चलिए यहाँ पर अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है। क्लेटन्स का रूल जो है वो अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से है। तो ठीक है, अप्रिसिएशन, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा राइट ऑफ अप्रिसिएशन। यहाँ जब भी पेमेंट्स के अप्रोप्रिएशन की बात होगा तो क्लेटन रूल्स इज रिलेटेड टू अप्रोप्रिएशंस ऑफ पेमेंट। एपीकल्चर, एपीकल्चर इज रिलेटेड टू व्हाट? जो एपीकल्चर है वो किस से रिलेटेड है? एपीकल्चर जो है वो किससे रिलेटेड है? अरुण जी कह रहे हैं एप्पल, जैसे कि ठीक है। बी फार्मिंग, अजय कुमार जी कह रहे हैं हनी बी, मनीष कुमार जी का कहना है ठीक है। बी बी की बी कीपिंग, जी हाँ। फार्मिंग, ठीक है। बी फार्मिंग, अरुण सिंह जी कह रहे हैं जी हाँ। आप लोग बी फार्मिंग, हाँ। आदित्य जी, दीपक जी का भी कहना है कि बी कीपिंग या बी फार्मिंग से है। हनी बी, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। एपीकल्चर जो है वो बी कीपिंग से होता है। मेंटेनेंस ऑफ हनी बीज और उनके हाइव्स को रखते हैं इसमें। यहाँ पर मधुमक्खियों की खेती होती है जो, उसे एपीकल्चर कहते हैं। व्हाट, while king nomination from a illiterate depositor, witness of how many persons is required? 2। आदित्य जी, अरुण जी, मनीष जी ने रॉकेट स्पीड से जवाब दे दिया है 2। विटनेस 2 लोगों का लगेगा। 0 कह रहे हैं अजय कुमार जी, बाकी सभी लोग कह रहे हैं 2। विकास जी, अनिल जी और नितिन जी और अजय जी और शेखर जी का कहना है कि नॉट रिक्वायर्ड। while doing nomination from a literate depositor, नॉट रिक्वायर्ड, राहुल जी कह रहे हैं। दीपक जी कह रहे हैं 2 ही सही है, नॉट रिक्वायर्ड। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर लिटरेट डिपॉजिटर की बात हो रही है, पढ़े लिखे इंसान की, तो कोई भी विटनेस की जरूरत नहीं है। ये जो डाइसी वर्ड्स आई, एक आई पूरा यस नो चेंज कर देता है। यहाँ पर लिटरेट की बात हो रही है, पढ़े लिखे व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पर विटनेस किसी की भी जरूरत नहीं है। वाइल किंग नहीं है यहाँ पे, वाइल डूइंग नॉमिनेशन है, तो यहाँ पर जो है नो विटनेस रिक्वायर्ड। चलिए ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में इलिटरेट और एक आई जो है हमारी से गड़बड़ करा सकता है। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का ये शायद आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो सभी लोग जवाब दीजिएगा। बैंक गारंटी इज व्हाट टाइप ऑफ लाइबिलिटी? बैंक गारंटी जो है वो किस टाइप की लाइबिलिटी है? ये तो आप सभी लोगों को पता ही है, बिल्कुल रॉकेट स्पीड से सभी लोग जवाब देंगे। कंटिजेंट कह दिया है अरुण जी ने, आदित्य जी का भी ये कहना है, अजय कुमार जी कह रहे हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी है, नितिन जी, राहुल जी, सोमदत्त जी, अविनाश जी, राजेश जी, दीपक जी, सभी लोग कह रहे हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी। प्यारेलाल जी का भी यही कहना है कंटिजेंट लाइबिलिटी है। मनीष जी, शेखर जी, ठीक है, कंटिजेंट लाइबिलिटी सब लोग कह रहे हैं। कोई बात नहीं है, तो कंफ्यूजन किसी को भी हो सकता है, दिस इज नॉट एग्जाम, तो आप लोग जरूर बेफिक्र रहिए, क्योंकि अब आप ये मिस्टेक एग्जाम में नहीं करेंगे। नाउ अब आप लोगों को पता है, नाउ यू नो, तो बी रेस्ट अश्योर्ड। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी। बिल्कुल ही सही जवाब है, आप लोगों ने इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो आज का जो हमारा सेशन था कुछ इन्हीं 50 क्वेश्चन पे था। आप लोगों को कैसा लगा सेशन? आप लोग अपना एक्सपीरियंस जो है, अपना फीडबैक है, कुछ सजेशंस जो है हमसे शेयर कर सकते हैं। कैसे लगे आप लोगों को क्वेश्चंस, या आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज यू आर वेलकम टू शेयर, आप बता सकते हैं। आप में से कोई शेयर करना चाहता है फीडबैक? प्लीज यू आर वेलकम। और अगर आप लोगों को हमारे साथ जो है सेशंस अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमारे साथ जो है एक लाइफ टाइम मेंबरशिप भी ले सकते हैं। आपको डिटेल्स जो है आपके ऐप में भी अवेलेबल है। आप अभी आने वाले टाइम में आपको बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा, ना ही सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड। मुझे अपनी आवाज खुद आ रही है। थैंक यू सो मच आप सभी का। हाँ आदित्य जी जी, मैडम अनिल जी, जी सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਜੇ ਸਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀ। अच्छा,
ਤੋ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫੌਜਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। हाँ जी जी सर, आपको बिल्कुल जंग में तैयार करके ही भेजेंगे। और एक ठीक और है। इन्फॉर्मेशन, ये जो लाइफ टाइम मेंबरशिप की है, ये ऑफर जो है 31 मार्च तक की, एक बिल्कुल नॉमिनल फीस है। आप हमारे साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ सकते हैं, आगे की और भी तैयारियां जो है आप कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर आप ऐप में फीस जाके कितनी है भी बता दो, सारा क्लियर कर दो, फीस कितनी है? फीस आपको चेक करनी पड़ेगी पर इतना कुछ ज्यादा नहीं है। आप सभी लोग बैंक में काम करते हैं, बिल्कुल नॉमिनल फीस है। हिंदी की क्लासेस भी होंगी, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर। अब हम आपके लिए अकाउंटिंग भी जरूर लेके लेके आएंगे होपफुली जल्दी। तो आपके पास बहुत सारा अच्छा कंटेंट आएगा। मैडम जेआईबी दी क्लासेस कदों शुरू करदे हो तुसीं ते ओदा की हिसाब किताब है दसो? जी ये जो है आपको सर इन्फॉर्म कर पाएंगे, अभी तो मैं अवेयर नहीं हूँ इस बारे में। पर आप जो है मोबाइल ऐप की में जाकर और बाकी सारी जो है इंफॉर्मेशन, कौन से बैचेस आने वाले हैं, कौन सी प्रिपरेशन कब होने वाली है, वो आप एक बैंकिंग ज्ञान केंद्र का ऐप देख लीजिएगा। वैसे 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी JAIIB की जो क्लासेस हैं। 1 अप्रैल से हम लोग चालू करेंगे। और आप लोग में से और कोई फीडबैक या कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज, और आप लोगों के मैडम लिए ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ऐसे जेआईबी ही ਦਾ? टाइम, जी सर ऐसे ही टाइम रहेगा जहाँ जब आप लोग भी फ्री रहें, कंफर्टेबल रहें, तो ऐसे ही टाइम रहेगा, इसी टाइम ये पे भी सेशन अराउंड चलता 9। रहेगा साथ साथ में जी जी। जो हाँ सर, आप? सब सारी चीजें मैनेज होती रहेंगी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कुछ भी चीजें आपकी जो है लेफ्ट ओवर नहीं रहेगी। तो एक प्रॉपर आपको मिल जाएगा शेड्यूल। आप लोग जो मोबाइल ऐप है उसमें चेक करते रहिए, वही मैं सजेस्ट करूंगी, और बाकी क्लासेस में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मैडम आज साडा का जो मैडम साडा 9 तरीक ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡੇਅਰ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ जी जी ਪਲੀਜ਼ जी। ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਫਿਕਰਾਂ ਵਗੈਰੇ हाँ ਉਹਦਾ जी ਥੋੜਾ जी ਜਿਹਾ जी ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨੇੜੇ ਪੇਪਰ आया है, बाकी सारे हो चुके हैं, जी प्लीज। जी जी जी, जरूर जरूर सर, आप आपके लिए पंजाब ग्रामीण बैंक के लिए मैं सर से जरूर बात करूंगी। और विजय सर जो है ना, कल आप लोगों का सेशन लेंगे इसको ऑडिट की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तो कल जरूर आइएगा, सेशन में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। तब तक आज का कोड के साथ मैं आप लोगों को बेस्ट विशेस देती हूँ, और आज का जो सेशन है वो यहीं पर विराम देती हूँ। तो उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। तो अगर आप उम्मीद रख रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं, तो जरूर सफलता आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए लॉगिन एरिया में, और